तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, यानी मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, उसका कारण बताना है। हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा, चाहे हम ताली बजाकर करें या हथौड़े से घंटी बजाएं, ठीक है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा ही ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग यानी ध्वनि एक यांत्रिक तरंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, तरंग कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम हमें बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स। तो यही आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए तीसरा, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य हैं या अनुप्रस्थ, वो हमें बताना है। तो ध्वनि तरंगे वायु माध्यम में क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, आपको ये लिखना है, वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसके बाद चौथा देखिए, किसी माध्यम में कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तरंग का आयाम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, हम हवा भी ले सकते हैं, कंपित कणों के माध्य स्थिति से, बीच की स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो आयाम कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए प्रबल ध्वनियों का जो, तो प्रबल ध्वनि जो होती है और मृद ध्वनि वो आयाम पे डिपेंड करती है। देखिए ये माध्य स्थिति है, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई अधिक है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ज़्यादा है तो इसका प्रबलता, ये ध्वनि प्रबल ध्वनि कहलाएगी। ये इसी को आयाम कहा जाता है। इस माध्य स्थिति से इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसका आयाम कम है। ठीक है, और ये इसका आयाम अधिक है, तो ये मृद ध्वनि और ये प्रबल ध्वनि। तो हमें बस आयाम देखना है, तो ये आपको समझ में आ गया आयाम क्या होता है। पांचवा देखिए, क्या दो क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया शीर्ष, ऊपर वाला भाग, और ये जो नीचे खाल वाला है इसे गर्त कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसे तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चाहे अब गर्तों के बीच की दूरी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसे भी कहा जाता है क्या, तरंगदैर्ध्य। ठीक है, इसे भी लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगों का उदाहरण जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों में दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर वेव में, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए 7वां देखिए, किसी तरंग जैसे ध्वनि तरंग, ठीक है, की चाल दो राशियों पर निर्भर करती है। कौन सी दो राशियां हैं? तो तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य। ठीक है, क्या निर्भर करती है? तरंग की चाल। आइए देखते हैं। तो देखिए तरंग की चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य, तो ये फॉर्मूले से कई तरीके के न्यूमेरिकल हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये संबंध होता है। 8वां सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गया हुआ है, क्या वह व्यक्ति अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं सुन सकता, क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी तरीके का माध्यम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे निवार्थ की स्थिति है। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नहीं, चंद्रमा पर अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है जिससे ध्वनि का संचरण हो सके, अर्थात निवार्थ है। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, किसी तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य उसकी चाल किस प्रकार संबंधित है? तो हमने अभी देखा फॉर्मूला, ध्वनि तरंग की चाल इक्वल टू तरंगदैर्ध्य इंटू आवृत्ति, तो ये संबंध होता है। इसके बाद 10वां देखिए, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल टाइम पीरियड में क्या संबंध है, यानी दोनों का हमें परिभाषा करना है। तो देखिए यहाँ पे है आवृत्ति, ये है आवर्तकाल। आवृत्ति है, देखिए दोलनों की संख्या होती है, वो आवर्ती होती है। ठीक है, और एक दोलन में कितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है आवृत्ति, लिखे डैश देना है, किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है।
और इसे म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। उसका एसआई मात्रक हेड्स होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हमें आवर्तकाल लिखना है, टाइम पीरियड लिख के डैश देना है। किसी माध्यम में घनत्व में एक दोलन पूरा करने में जितने समय लगता है वो तरंग का आवर्तकाल कहलाता है और इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है और उसे टी द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए इसको समझ भी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कही जाती है। तो यहाँ से प्रारंभ होता है, फिर यहाँ से एक ऐसे, तो एक दोलन हो गया, फिर यहाँ से दो दोलन हो गया। यहाँ पे दोलनों की संख्या 2 है। यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे है 1, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3। तो यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक पहुँचने में जितने समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 नंबर, क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल से, इसके बाद 11 देखिए, क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है? जी बिल्कुल करती है। तो हमें इसका आंसर ये लिखना है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न हो सकती है। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है और यह माध्यम के ताप यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। माध्यम के ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी है। 12 नंबर देखिए, वायु, जल और लोहे, यहाँ पे 3 माध्यम है, में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो हम सभी जानते हैं लोहा और इस्पात। ठीक है, यानी एक ही बात है। तो इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। और उसके बाद जल में होती है और उसके बाद वायु में होती है। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न माध्यम को निरूपित किया गया है। लोहे में कितना है, 5130 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे वायु में देखिए 332 मीटर प्रति सेकंड। और जल में देखिए आशुद्ध जल या समुद्री जल, तो दोनों में ज़्यादा है। ठीक है, पहले इसमें और इसमें और सबसे कम इसमें। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। कैसे लिखना है हमें, तो हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, दिए गए माध्यमों में ध्वनि की चाल लोहे में सबसे अधिक होगी। लोहे का कितना होता है, 5130 मीटर प्रति सेकंड। जल में 1522 मीटर प्रति सेकंड। वायु में 322 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, होता है। आगे बढ़ते हुए 13 नंबर देखिए, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता, ठीक है, लाउडनेस और तारत्व को यानी पिच को निर्धारित करता है? तो वो कहलाता है गुणता। ठीक है, तो ये बातें आपको लिखनी है। तो इसका आंसर होगा, ध्वनि की गुणता यह अभिलक्षण है कि हमें समान तारत्व और प्रबलता के 2 ध्वनि में अंतर हमें करने में वे मदद करता है। कौन, गुणता। तो गुणता में क्या होता है, तो गुणता में देखिए पहला जो गुण होता है वो होता है आवृत्ति का। ठीक है, आवृत्ति जितनी अधिक होगी तो वो उस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। ये आवृत्ति यानी दोनों की संख्या ज़्यादा है तो इसका जो तारत्व है वो ज़्यादा होगा, इसकी कम है तो ये कम होगा। और दूसरा जो है, दूसरा है आयाम पर। गुणता में दूसरा आता है आयाम, यानी देखिए यहाँ से माध्य स्थित इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, इसकी कम आयाम है, इसकी ये क्या होगी, ये मृद ध्वनि हो जाएगी। और इसकी मध्य ऊंचाई से इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ये प्रबल ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों गुण कहलाता है आवृत्ति और प्रबलता। ठीक है, ये गुणता में आती है। तो सीधा सा हमें आंसर करना है, गुणता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक हमें देखना है 14 नंबर में है, क्या आप बता सकते हैं कि सितार, दूसरा है कार का हार में से किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो ध्वनि का तारत्व कार के हार्न का ज़्यादा होगा। ठीक है, ये प्रबल होगी और इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है और ये सॉफ्ट होती है। तो हमें आंसर करना है, कार का हार्न का ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होगा, तीखा होगा। इसके बाद देखिए 15, सामान्य मानव कान के लिए श्रवणता पारस है, यानी हम सुन सकते हैं। तो हमें करना है, मनुष्य के लिए श्रव पारस जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 16 नंबर देखिए, दिए गए ध्वनियों से संबंधित आवृत्तियों का पारास यानी रेंज लिखना है। आश्रव ध्वनि का लिखना है, फिर पाराश्रव ध्वनि का लिखना है। हमें बताना है आश्रव और दूसरा बताना है पाराश्रव। ठीक है, तो आश्रव यानी हम सुन नहीं सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम, ये लिख के डैश देना है 20 हर्ट्ज से कम। और पाराश्रव में लिखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, ये दोनों बातें आपको लिखनी है। और कौन हम सुन सकते हैं, तो ये श्रव सुन सकते हैं 20, और यानी इनके बीच के सुन सकते हैं हम लोग।
इसके बाद देखिए 17 हेड्स जो है किस राशि का मात्रक है, तो हम सभी जानते हैं आवृत्ति का होता है, ठीक है। आवृत्ति का हेड्स होता है यानी दोनों की संख्या होती है। 18 देखिए प्रतिध्वनि यानी इको किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करनी है। तो प्रतिध्वनि की परिभाषा काफ़ी सिंपल है, यहाँ से करेंगे। किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को ध्वनि की प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे हम पहाड़ों पे बोलते हैं तो वो ध्वनि गूंजती है, बार बार रिपीट होती है, वही कहलाती है प्रतिध्वनि, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर कर लेना है। 19 देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो हम कहते हैं अश्रव, हम इसे सुन नहीं सकते हैं। पाराश्रव किसे कहा जाता है, 20,000 से ज़्यादा कहा जाता है, ठीक है। 20वां देखिए ध्वनि के बहुल परावर्तन के दो उपयोग, हमें दो उदाहरण लिखना है। तो उपयोग होता है डॉक्टरी स्टेथोस्कोप में, ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा हमें लिखना है हॉर्न में, बिगुल में, मेगाफोन में, लाउड स्पीकर में, ठीक है। ये दूसरे में ये सभी आ जाएंगे। 21 नंबर सवाल देखिए ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, आवर्तकाल का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो आवृत्ति कितनी है, 500 दी गई है, बटे 1/आवर्तकाल। तो हम तिरछी गुणा कर देते हैं इसके साथ। देखिए 500 का आवर्तकाल के साथ, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 500 इंटू आवर्तकाल, ठीक है। और ये वाला एक का गुणा एक के साथ होगा, बराबर 1 होगा। तो ये आवर्तकाल गुणा में है, ठीक है। और ये देखिए 500 गुणा में, इस तरफ भेज देते, ये भाग में आ जाएगी। तो आवर्तकाल यानी टी हो जाएगा, बटे में 1/500। तो हम यहाँ पे भाग लगाएंगे, देखिए ऐसे होगा। तो भाग लगाएंगे, एक में 500 से 0.002 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, ये निकल के आ गया। इसके बाद देखिए 22 नंबर, एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति का फॉर्मूला 1/आवर्तकाल, ठीक है। तो देखिए कितना है आवर्तकाल, इतना दिया गया है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 00 आ जाएगा, तो 100 हर्ट्ज आ गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।